जो रुझान आए हैं वो ये बता रहे हैं कि पहले चरण में भाजपा का परचम लहरा रहा है और कल दोपहर के बाद उन नेताओं के जितने इंटरव्यू आए हैं उनका चेहरा ऐसा लटका हुआ है। अब वो खुल करके परिवार की बात करने लग गए। योगी जी नमस्कार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? बरेली के चुनावी मैदान से आपके साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। अब झुमके के लिए तो बरेली मशहूर है ही, आप जानते हैं। इसके साथ साथ सुरमा, जरी और पतंग उड़ाने वाला वो जो मांझा होता है ना, उसके लिए भी बरेली खूब मशहूर है। लेकिन एक और जानकारी मैं आपको देती हूं। ये उत्तर प्रदेश, जहां इस बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इसी उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने अपना सियासी सफर यहीं बरेली से तो शुरू किया था। यहीं से चुनकर वो विधानसभा पहुंचे और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। और अगर आज के गणित की बात की जाए तो फिर बरेली में 9 विधानसभा सीट आती हैं और 2017 में क्लीन स्वीप बीजेपी ने किया था। मतलब 9 की 9 सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में गई थी। इस बार बरेली का मूड क्या है? इस बार बरेली की ये 9 सीटें किसकी झोली में जाने वाली हैं? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जो मंच पर मौजूद हैं, जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। बीजेपी की तरफ से डॉक्टर प्रमेंद्र महेश्वरी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त मंच पर। और आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से सत्येंद्र यादव जी इस चर्चा में कौन बनेगा मुख्यमंत्री में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का। हम इंतजार कर रहे हैं, अभी कांग्रेस और बीएसपी के नेता भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि जिस तरीके से पहले चरण में वो 58 सीटों पर वोट पड़ा, उसके बाद नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, डॉक्टर साहब परमेंद्र जी गौर से सुनिए, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि 10 फरवरी को ही 10 मार्च के नतीजे तो आ गए, क्या करेंगे आप? 10 फरवरी को 10 मार्च के नतीजे आ गए। 10 मार्च सपा साफ, दैट्स ऑल। 4 शब्दों में मेरी बात हो गई है। बाकी कोई जो कुछ भी बोलता रहे, हम लोग हमेशा से कहते आए हैं, कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। हो, ये तो नारेबाजी यहाँ पर शुरू हो गई है। मतलब वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा ना कि विपक्षी नेताओं के चेहरे लटके हुए हैं पहले चरण के मतदान के बाद, इसी वजह से डॉक्टर साहब इतनी बुलंद आवाज में कह रहे हैं 10 मार्च सपा साफ, 10 मार्च और भाजपा साफ और 14 मार्च को उत्तर प्रदेश से साफ। निश्चित रूप से आप आने वाले जो परिणाम है, क्योंकि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का जो विजन है वो विकासवादी विजन है, वो विकास में भरोसा करते हैं। इसलिए उन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री करने की बात की है, किसानों को सिंचाई मुक्त करने की बात की है और तमाम ऐसी योजनाएं, कन्या विद्या धन से लेकर बेरोजगारी भत्ता और तमाम ऐसी योजनाएं वो लेकर आ रहे हैं, जिसके दम पर हम लोग इस बार भाजपा को क्लीन स्वीप करने वाले हैं। 5 साल में आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं क्या? सारी योजनाएं इन्हीं लोगों को चलानी पड़ रही हैं। देखिए, बहुत सारे लोग सिर्फ वादे करते हैं और दावे करते हैं, उनको पूरा नहीं कर पाते। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक ऐसी पार्टी है जिसने जो कहा वही किया। जो जो संकल्प घोषणा पत्र से आप मिला सकते हैं कि जिसने जो जो काम कहे थे वो आज सारे काम वहां हो रहे हैं। जो जो कहा वो किया। चलिए जल्दी से इसी बात को लेकर चलती हूँ जनता की अदालत में। ये जनता जनार्दन है। 5 साल पहले जो वादे किए थे उसमें मेरे ख्याल से एक स्मार्ट सिटी का मुद्दा भी है, उसे लेकर किसी के पास सवाल है? स्मार्ट सिटी को लेकर जल्दी से। स्मार्ट सिटी का सवाल है तो बताइए बरेली के सड़कों का क्या हाल है, बरेली के रोजगार का क्या हाल है? चलिए नेताजी, स्मार्ट सिटी का सवाल है, बरेली की सड़कों का क्या हाल है, नेताजी बताएंगे। आ रही हूँ, माइक लेकर आपके पास आ रही हूँ सर। देखिए, इस वक्त जब कोई कहीं अपना घर बनाता है तो वो वहां पर ईंटें लेके आता है, सीमेंट लेके आता है, खुदाई करता है, नींव बनाता है, सामान लेकर आता है। आज बरेली में जितनी सड़कें एक साथ बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, ओवरब्रिजेस बन रहे हैं, सबवेज बन रहे हैं, वो सारे हैं। और हम आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि जैसे ही अगले 6 महीने के अंदर अंदर पूरे बरेली का काया पलट होने वाला है। आप अभी जाके देखो, जो 5 साल में नहीं हुआ वो 6 महीने में होने जा रहा है। 5 साल से ये काम पूरी तरह से चल रहे हैं। इस वक्त बरेली को 3 नए बड़े पुल मिल चुके हैं, अनेकों बड़ी बड़ी इमारतें आ रही हैं, फॉरेंसिक लैब यहाँ पर आ रहे हैं। नहीं, वैसे एक सेकंड। वैसे मैं जब आज बरेली में एंटर हुई और मैंने बरेली की सड़कों का हाल देखा तो सर वाकई में बड़े गड्ढे थे, मतलब बहुत
धचके खा खा कर मुझे शहर में घूमना पड़ा। अच्छा, ट्रैफिक की भी इतनी समस्या थी कि मैं बता नहीं सकती। वो दिखाता था गूगल की दूरी मुश्किल से ऐसी कि 5 मिनट में तय हो जाए, लेकिन उसमें 20-20 मिनट लग रहे थे। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ने बरेली को भी बर्बाद किया है इन्होंने, और बरेली पूरी तरीके से गड्ढों में इस समय इन्होंने वादा किया था हम गड्ढा मुक्त करेंगे, गड्ढा मुक्त नहीं, इन्होंने गड्ढा युक्त कर दिए। और अगर बरेली को विकास देने की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने विकास करने का काम किया। एक मिनट, विकास करने का काम किया है वो कह रहे हैं आप लोगों ने गड्ढों से भर दिया, बात आप कर रहे थे गड्ढा मुक्त करने की। देखिए, सड़कें बनती हैं, सड़कों के लिए जो प्लानिंग होती है, हमारे देश की सबसे बड़ी जनसंख्या जो है वो है, हमेशा इस देश की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है यहाँ की जनसंख्या। जब हम प्लान करते हैं कोई चीज, हम उसके लिए 5 वर्ष के लिए प्लान करते हैं, लेकिन उन 5 वर्षों में जनसंख्या का लोड, उतने वाहन, उतने लोग, वो सब उस सड़कों पर डबल हो चुके हो। ये दलील खरी उतर रही है, हलक से किसी के नीचे उतर रही है जो दलील दे रहे हैं। चलिए, आपका सवाल है, जल्दी से खड़े हो जाइए। किससे सवाल है आपका? मेरा सरकार से सवाल है। मैं डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा एक कर्मचारी हूँ, शिक्षक हूँ, और हम लोग बरसों बरस काम करते हैं और पुरानी पेंशन हम लोगों को प्राप्त होनी चाहिए थी, लेकिन नेताओं को तो प्राप्त हो जाती है, और जो हमारे कर्मचारी हैं सवाल पूछिए ना जल्दी से। पुरानी पेंशन क्यों खत्म कर दी गई? तो ये तो समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं हम आएंगे तो दे देंगे पुरानी पेंशन, तो ये इन्होंने वादा किया है इनके घोषणा पत्र में। जी बिल्कुल। ठीक है, तो क्या आप लोग चूक गए, बीजेपी चूक गई क्या? समाजवादी पार्टी ने उसी मुद्दे को बना लिया, घोषणा पत्र में उनके है। देखिए, मैंने अभी आपको पहले ही बताया, सिर्फ घोषणाएं करने से कुछ नहीं होता है, आपको एक प्लान बनाना पड़ता है। समाजवादी पार्टी ने बहुत सारी घोषणाएं की थी जब वो अपने सत्ता में आए थे। उत्तर प्रदेश की जनता एक बहुत समझदार जनता है। जब मायावती जी ने अच्छे से उनकी सरकार बनी थी तो बहुमत से उनको सरकार दी थी, लेकिन जब परफॉर्म नहीं किया, उनको हटा के उन्होंने अखिलेश यादव पे भरोसा जताया और उसको पूर्ण बहुमत की सरकार दी। लेकिन जब अखिलेश जी ने भी ठीक से काम नहीं किया तो उनको भी हटा दिया। सर, 5 साल जो आप पर जनता ने विश्वास जताया, आप अपने काम 3 काम गिनकर रख लीजिए जो आप बताएंगे अभी, और मैं जनता की अदालत में उनको लेकर जाऊंगी। लेकिन देखिए तो यहाँ पर कौन आया है, पहचानते हैं ना आप लोग? कांग्रेस के नेता है ना, त्रिपाठी जी आ गए हैं यहाँ पर। कांग्रेस के नेता त्रिपाठी जी आ गए हैं, लेकिन त्रिपाठी जी नहीं आ पाए। मैं राजेंद्र सागर हूँ, जिला प्रवक्ता। राजेंद्र सागर, जिला प्रवक्ता कांग्रेस के आए हैं। सर, मैं दरअसल यही समझना चाह रही हूँ कि कांग्रेस का ऐसा हाल क्या है? मतलब इतनी देर से हम शो कर रहे थे तो कांग्रेस की कमी यहाँ पर नहीं खली, उन दोनों में ही आर पार चल रहा था। अच्छा, आप आए, कोई पहचानने को आपको तैयार नहीं है, मतलब ये प्रदेश भर में कांग्रेस का ऐसा हाल क्यों हो गया? अब पहचान लेंगे सब, और हमारी जो नेता हैं आदरणीय प्रियंका गांधी जी, उनने सबको पहचान करा दी। चाहे वो हाथरस का मुद्दा हो, चाहे उन्नाव का मुद्दा हो, और अभी डॉक्टर साहब जो कह रहे थे कि हमें अभी तो 5 साल से हम आए हैं, ये तो 37 साल से शहर का जो है नेतृत्व कर रहे हैं। 37 साल से इनके एमपी हैं, इनके विधायक हैं, 37 साल में ये नहीं कर पाए। इनका विकास बड़ा होके उसका भी विकास हो गया। आपने बड़ा वैलिड पॉइंट यहाँ पर रखा है। देखिए, कांग्रेस के नेता देर से आए, लेकिन वो जिस तरीके से कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, वो देर से आए, लेकिन इस चर्चा को बड़ी सही राह पर लेकर आ रहे हैं कि साहब एमपी बार बार बरेली वालों ने किस पर भरोसा जताया? संतोष गंगवार पर। बरेली ने 8वीं बार इस बार उनको चुनकर भेजा है संसद, सही कह रही हूं ना मैं? और ये बरेली शहर जहां पर इस वक्त हम हैं, 1985 लगातार ये जगह बीजेपी का गढ़ है। और सर, आप मुझे ये बता रहे हैं कि हमें 5 साल के लिए मौका मिला है? सर नहीं, मैं ये कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ कि हम परफॉर्मेंस बेस्ड डिसीजंस लेंगे, और उत्तर प्रदेश की जनता ने, उसमें बरेली की जनता भी आती है जिसने 5 वर्ष योगी जी के काम को देखा है, वो इस बार उनको और अब की बार 300 पार करने वाली है। और जहां तक आप आदरणीय संतोष गंगवार जी की बात, नहीं, आप मुझे ये बताइए, आप मुझे 3 बड़े काम बता दीजिए डबल इंजन की सरकार वाले, उसके बाद आप ही के पास आऊंगी। सर, पहले सुन तो लीजिए इनके 3 बड़े काम डबल इंजन की सरकार वाले, जल्दी से। सबसे बड़ा काम जो किया है योगी जी ने, वो किया है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन, कानून व्यवस्था एक। दूसरा, एक मिनट, पहले सुनिए, पहले नेताजी को सुनिए, उसके बाद आप ही लोगों के पास आऊंगी। सुन लीजिए, नोट करिए, कानून व्यवस्था एक। दूसरा, नंबर 2, आप सब लोग जानते हैं कि इस वक्त हमारे प्रदेश में और पूरे देश में, पूरे बिजली में, पूरे बरेली में बिजली की क्या व्यवस्था है। यहाँ बिजली जाने के जो हर वक्त सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे आती थी, वो बिजली की व्यवस्था सुधर चुकी है। तीसरा, और तीसरी चीज जो आती है वो, मैं एक डॉक्टर हूं और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं। पूरे देश में आयुष्मान योजना से जो इलाज हुए हैं वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हुए।
और उत्तर प्रदेश में बरेली जिले में सबसे ज्यादा हो। इसका मतलब पूरे देश में बरेली जिले में आयुष्मान से सबसे ज्यादा बेनिफिट। डॉक्टर साहब 9 की 9 इस बार भी जीत रहे हैं क्या आप? हम इस बार 9 की 9 तो जीत ही रहे हैं। हमने उसके बाद हमने आगे की प्लानिंग कर रखी है। और आगे की प्लानिंग पर थोड़ा ब्रेक लगाइए, आगे की प्लानिंग पर थोड़ा ब्रेक लगाइए, अभी 10 मार्च आएगा। चलिए, इन्होंने जो 3 मुद्दे गिनाए, एक कानून व्यवस्था था, दूसरा मुद्दा बिजली था, तीसरा मुद्दा था आयुष्मान योजना। वो केंद्र की योजना है वैसे, जिसको लागू ये कह रहे हैं इन्होंने शानदार तरीके से किया। ठीक है, आइए। देखिए रोमाना जी, अगर झूठ बोलने में अगर कोई माहिर है तो भारतीय जनता पार्टी है। क्यों 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 क्यों? एक झूठ को इतनी बार झूठ बोलते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं और इतना झूठ बोलते हैं कि आदमी सच समझ लगता है। ये उनका घोषणा पत्र है, मैं दिखाना चाहता हूँ। 2017 में ये घोषणा पत्र लेके आए और इस घोषणा पत्र की 5 चीजें कोई मुझे ये बता दें, देखकर इसमें इतने बड़े घोषणा पत्र में ये 5 चीजें बता दें कि इस 5 चीजें इन्होंने कौन सी की हैं इस घोषणा पत्र में। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी जो बात कहते हैं। एक मिनट, माइक मेरे पास है, किसी की आवाज नहीं जाएगी तो मुझे सुनना पड़ेगा आप लोगों को। अब ये सुन लीजिए आप, कानून व्यवस्था, पहले उसी पर बात कीजिए ना साहब। क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि 5 साल योगी राज एक भी दंगा, आई रिपीट, इस बरेली में नहीं हुआ? देखिए, कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि 2017 से पहले 2,37,000 केस हुआ करते थे एक साल के अंदर। आज के समय में 3,40,000 केस हैं, तो यानी कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है। दूसरा, इनके राज्य में माफिया क्रिकेट खेलते हैं अधिकारियों की जानकारी में और वो गिरफ्तार नहीं किए जाते हैं। वो तो पीठ थपथपाते हैं अपनी माफियाओं का सफाया कर दिया, और आप लोग आएंगे तो रेड अलर्ट की बात तो वो इसी आधार पर करते हैं कि आपके राज्य में तो माफियाओं का ही राज चलता था। आप तो कांग्रेस से हैं, आप मुझे बताइए ना कि भाई ये तो हकीकत है, ये तो फैक्ट है। 2010 इसी बरेली से आप हैं, बीएसपी की सरकार थी, कितने 25 दिन 27 दिन कितने दिन कर्फ्यू रहा था बरेली में? रहा था ना। इसी तरीके से 2012 हफ्ता या 10 दिन यहीं बरेली में कर्फ्यू रहा था, लेकिन 2017 से अब 2022 दंगा मुक्त तो हो गया ना बरेली। जनता एक बार कांग्रेस को मौका दे, फिर वो खुशहाली वाला और वो सब दोबारा से इस प्रदेश में आ जाएगा। क्यों सर, मौका क्यों दे जब दंगे हो ही नहीं रहे उनके राज में? आप इस पर तो जवाब दो ना। कराने वाले आज खुद सरकार में बैठे हुए हैं, दंगा कराने वाले सरकार में बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊं कि कांग्रेस का तो बरेली में जो घोषित चेहरा था वो प्रत्याशी कांग्रेस से भाग गया, तो कांग्रेस में तो कहीं कोई दम ही नहीं है। इसी तरह उनकी बातों में कोई दम नहीं है। सिमिलरली बात आती है कि दंगा कराने वाले सत्ता में नहीं बैठे हैं, दंगा कराने वाले इस वक्त जेल में और जमानतों पे घूम रहे हैं। हर एक आदमी जानता है किसने दंगे कराए, कौन मुजफ्फरनगर के दंगों के पीछे था, किसने जाटों के ऊपर अत्याचार। नाम ले लो ना, नाम ले लो। नाम लेने की जरूरत नहीं है हमें। कौन जानता है? आप जानते हो, सिर्फ कहना। आप नाम ले लो, आप बता दो। जिन्होंने बकरियां चुराई, जिनकी भैंसें चुर गई, वही थे सारे के सारे, और कौन थे? ये आप समझ गए होंगे ये इशारा किस तरफ कर रहे हैं। ये नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये किसका जिक्र कर रहे हैं आप समझ गए ना। आप जवाब देंगे या आप पर हमला कर रहे हैं? आप बोल दीजिए ना एक बार नाम, ताकि मैं सीधे उनसे जवाब ले लूं, दर्शक भी कंफ्यूज ना हो। देखिए, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि खराब चीजों को मुंह मत लगाना, हम मुंह नहीं लगाते। लेकिन क्या दर्शक समझ रहे हैं ये किसका नाम ले रहे हैं? दर्शक समझ रहे हैं ये किसका नाम ले रहे हैं? या आजम खान की बात कर रहे हैं? पड़ोसी जिले रामपुर की बात कर रहे हैं, बकरियां चुरने वाली बात कर रहे हैं। देखिए, इनका काम सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाना है। आप ये चर्चा करिए कि आपने विकास के नाम पे क्या किया, आप रोजगार कितने दे पाए, आप महिला अपराध कितने रोक पाए, आपने कितने एक्सप्रेस वे बना दिए, कितने हॉस्पिटल बना दिए, आप इस पे चर्चा करिए। आजम खान कमजोर नब्ज है समाजवादी पार्टी की? आजम खान समाजवादी पार्टी की क्या कमजोर नब्ज है? आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के नेता हैं और सार्वभौमिक नेता हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूँ। अब मैं बात करने जा रही हूँ रोजगार की। रोजगार को लेकर किसके पास सवाल है? रोजगार, जल्दी से। मैडम आप ये बताएं। आप मुझसे नहीं उनसे सवाल पूछिए, और किस नेता से सवाल है? सपा नेता सवाल है। जब मुजफ्फरनगर में दंगे चल रहे थे, वहाँ सैफई महोत्सव चल रहा था, सैफई महोत्सव। बैठ जाइए, बैठिए आराम से। और कोई सवाल? रोजगार के पहले सवाल किससे? स्वागत करता हूं आपका, सबको नमन करते हुए। सवाल हमारे डॉक्टर साहब प्रवीण महेश्वरी जी से है जी, कि जो रोजगार की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, रोजगार के नाम पे तमाम फैक्ट्रियां, रबड़ फैक्ट्री, टर्पंटाइन फैक्ट्री और तमाम फैक्ट्रियां बंद कर दी, जिसमें हजारों हजार लोग नौकरी करते थे, जिन्होंने सर एक मिनट, और हजारों हजार लोग समय से पहले मर गए।
और कम से कम 3-4 लोग ने आत्महत्या, 3-4 लोगों ने आत्महत्या कर ली। ऐसा रोजगार तमाम प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, सारी चीजें बेच रहे हैं। आपका सवाल बहुत वैलिड है। मतलब आप यकीन मानिए डॉक्टर महेश्वरी, बरेली के कितने लोगों ने मुझसे कहा जब मैं बरेली पहुंची हूं कि मैडम जब आएंगे ना नेताजी बीजेपी वाले, उनसे जरूर पूछिएगा कि क्या वजह है कि बरेली में फैक्ट्रियां बंद होती जा रही हैं, क्या वजह है कि बरेली के युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं, क्या वजह है कि विमको 2 साल पहले ही बंद हुई है ना डबल इंजन की सरकार में, क्यों? देखिए, ये सब कहना और ये सारी बातें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ इंडस्ट्रीज जो बंद होती हैं उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। सिमिलरली उसी दौरान यहाँ पर बरेली में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हुए, बहुत सारी इंडस्ट्रीज खुली भी हैं। आप सहमत हैं? कहाँ खुले? देखिए, जब माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो उस समय 14% औद्योगिक विकास दर थी और आज भाजपा के समय में 3% है। सिर्फ झूठ बोलते हो आप लोग, झूठ बोलने के अलावा आप इसके अलावा कुछ नहीं करते हो आप। मैं आंकड़े के साथ बात कर रहा हूँ। आप 14% थी उस समय ग्रोथ रेट, आज के समय में 3% है केवल। जवाब देखिए, वो जो ग्रोथ परसेंट थी ना, 14% जिसकी ग्रोथ हुई थी, सब लोगों को मालूम है कि ये किस परिवार की ग्रोथ हुई थी। मेरी ग्रोथ, मेरे चाचा की ग्रोथ, मेरे पापा की ग्रोथ, मेरी बहन की ग्रोथ, मेरे जीजा की ग्रोथ, अरे जिसको देखो पूरे खानदान की ग्रोथ हुई थी। नहीं, एक मिनट भाई, मेरा भी तो एक आंकड़ा सुनेंगे ना। अब मैं बरेली में आई हूँ तो भाई हम भी तो कहेंगे ना। और हम जो आंकड़ा लेकर आ रहे हैं बरेली वालों, जरा गौर से सुनो। आंकड़ा ये है साहब कि अभी दूसरे फेज में जहां पर चुनाव होना है 2017 से 2020 के बीच, सिर्फ एक बरेली जिला ही ऐसा रहा है जहां सबसे कम, गौर से सुनिए बरेली के लोगों, जहां सबसे कम 19% जीडीपी में इजाफा हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है डॉक्टर साहब? इसके मैंने आपको बताया ना, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। 19% सिर्फ जीडीपी इस वक्त पूरा ये इस देश की एक बहुत बड़ा प्रोग्रेस है कि कोरोना जैसे काम में सर कोरोना जैसे काल में मुरादाबाद 42%, अमरोहा 36%, संभल 37%, बिजनौर 32%, सहारनपुर 30%, लेकिन बरेली सबसे कम 19%। क्यों सर? लेकिन उसके बाद भी बरेली की जनता बहुत खुशहाल है। आपको यहाँ के लोग दिखाई दे जाएंगे। खुशहाल बरेली की जनता खुशहाल है। सर 1 मिनट आ रही हूँ जी। बरेली की जनता खुशहाल है? बहुत खुश है, बहुत खुश। मतलब आप, मेरा समाजवादी से सवाल है ये। सर 1 मिनट आऊंगी आपके पास, समाजवादी पार्टी के लिए सवाल लेने आऊंगी, लेकिन पहले जनता खुश है? हमें आज पहली बार पता चला जनता खुश है यहाँ पर 5 साल बाद। जल्दी से मेरा सवाल आपसे ये है, बैठिए, बाकी लोग बैठिए, एक करके सबके पास आ रही हूँ, आराम से। 9 विधायक, 2 सांसद, 1 मेयर इन्हीं के हैं। लाल फाटक वाला पुल कितनी देर में तैयार करा दिया आपने? दूसरी बात, आप कहते हैं इन्होंने सारी फैक्ट्रियां बेच दी, कमीशन नहीं मिल रहा इसलिए 19% रह गया है। दूसरी बात रह गई, आप नामे सभासद बन जाएंगे, इतना अच्छा बोल रहे हैं। तालियां, डॉक्टर साहब की तारीफ भी हो गई है यहाँ पर। जल्दी से मैम, बरेली को जैसे आपने बताया जरी नगरी है, इसके साथ में इसकी पहचान एक सांस्कृतिक विरासत की है। ये नाथ नगरी है, आला हजरत की नगरी है। बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में टूरिज्म को प्रमोट क्यों नहीं किया गया? दूसरा, आपका गौ राष्ट्रवाद हमेशा हावी रहता है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में नदौसी में एक गौशाला का निर्माण हुआ है। आप मेरे साथ चलिए, मैं रोज 2 गायों की लाश उसी गौशाला से निकलते हुए दिखा सकता हूँ। ये प्रशासनिक उदासीनता है। तीसरी, आप कहते हैं कि हम लोग बुलडोजर चलाते हैं, लेकिन क्या बुलडोजर कपड़ों का रंग देख के चलता है? किला नदी को, जिसकी जो चौड़ाई थी लगभग 40-45 फीट थी, आज एक नाले के बराबर हो गई है। अतिक्रमण हो गया है। ठीक है, समस्याएं हैं ये समस्याएं हैं। और देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ एबीपी न्यूज माध्यम बना हुआ है। यहाँ पर बरेली के लोग हैं, यहाँ पर बरेली के नेता हैं। ये सवाल जवाब का सिलसिला लगातार जारी है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री में फौरन लौट रहे हैं बरेली से, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। रहिए हमारे साथ, जोरदार तालियां बरेली के लोगों के लिए। बनेगा मुख्यमंत्री में बरेली से दूसरे दौर में जिन 55 सीटों पर वोटिंग होनी है, उन्हीं का चुनावी मिजाज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, बरेली से कौन बनेगा मुख्यमंत्री, आप देख रहे हैं शायर वसीम बरेलवी का ये शहर है। और एक शेर आपकी खिदमत में अर्ज है, जरा गौर फरमाइएगा। आसमान इतनी बुलंदी पर जो इतराता है, आसमान इतनी बुलंदी पर जो इतराता है, भूल जाता है, जमीन से ही नजर आता है। तो उधर देखिए, बुलंदी पर खड़े हुए हैं वो नेता, और यहाँ जमीन पर बैठी हुई है ये जनता। तो नेताजी तैयार हो जाइए अब जनता के सवालों के लिए। तो जल्दी से सवाल किस किस के पास है? जल्दी से। मैडम,
मैडम कानून व्यवस्था को लेकर सवाल है। उधर हिंदू धर्म में रात में दाह संस्कार नहीं किया जाता है। हाथरस की बेटी रात के 2 बजे क्यों जलाई गई, भाजपा वाले बताएं। हाथरस की बेटी रात में क्यों जलाई गई, एक सवाल नोट कर लीजिए सर, नोट कर लीजिए, आपके लिए सवाल था। आइए बताइए किसके लिए सवाल है। मैं बात महिला सुरक्षा पे करना चाहूंगी। जी, सवाल किसके लिए? कांग्रेस से सवाल करना चाहती हूँ कि इनके एक नेता ने अभी कुछ समय पहले मेरठ में एक सभा में जो बात रखी कि हमारी सरकार आएगी, वैसे तो इनकी सरकार आने का कोई चांस रहा ही नहीं पूरी तरह इनका। फिर भी आप इनसे सवाल पूछ रही हैं तो सवाल पूछ लीजिए जल्दी से। इनका सवाल, मेरा सवाल ये है कि इनके एक नेता ने ये बात रखी कि हमारी सरकार आने के बाद सबसे पहले हम 3 तलाक का कानून वापस लेंगे, 3 तलाक का कानून खत्म करेंगे। कौन नेता थे इनके, नाम पता है आपको? नाम थोड़ा मिस हो रहा है। मिस हो रहा है नाम, कोई बात नहीं, ठीक है। और किसी का सवाल है? जल्दी से सर आइए। जी बताइए। आ रही हूँ। बहुत ईमानदारी से समाजवादी पार्टी जवाब दे। हाँ जी। मेरा सवाल ये है, क्या यादव परिवार के अलावा कभी कोई अध्यक्ष बन सकता है आपकी पार्टी? परिवारवाद का सवाल आपके लिए नेताजी, मैं आऊंगी आपके पास, ठीक है। हाँ, पूछिए पूछिए। किससे जिन लोगों ने, सवाल किससे है? समाजवादी पार्टी से, जिन लोगों ने टोटियां खोलनी घर की, वो कहाँ पे सम्मान कर देंगे, मुझे इस बात। ठीक है। हाँ आप पूछिए, किससे है सवाल? बीजेपी से 2016 में हम लोग बीटीसी 12,400 भर्ती पूरी करी, हमारी ज्वाइनिंग होने वाली थी और बीजेपी ने आके रोक दी 5 साल से। इसका जवाब चाहता हूँ, क्यों रुकी? बेवजह राजनीति करी जा रही है। ठीक है। अब आप लोगों ने सुन लिया, 2 सवाल बीजेपी, 2 सवाल समाजवादी पार्टी और 1 सवाल कांग्रेस के लिए था। आपके पास बाद में आऊंगी, पहले आपसे शुरू कर रही हूँ। वो रोजगार वाला सवाल जो वहां पर उस लड़के ने पूछा है, नौजवान ने पूछा है, उसको पहले तो जवाब दे दीजिए आप। ये सरकार युवाओं की सरकार है। सर रोजगार क्यों नहीं दिया, भर्ती क्यों रोकी? मैं वही बात बता रहा हूँ, उसको एक्सप्लेनेशन करने के लिए, और इन युवाओं की समझ में आना चाहिए। जिस देश में पर्चे लीक, सुनिए गौर से सुनिए, नेताजी जवाब दे रहे हैं। जिस प्रदेश में विभिन्न सरकारों में एग्जामिनेशन पेपर्स लीक हो जाते थे और उन एग्जाम्स के आंसर शीट्स के, मतलब उनके रिजल्ट्स के आधार पर अपने अपने घर के कुनबों के लड़कों को नौकरियां दी जाती थी। मैनपुरी में जब कोई नहीं तो इससे बेहतर यह है कि नौकरियां दो ही मत, भर्ती रोक दो। दीजिए, लेकिन ईमानदारी से दीजिए। पुलिस इस वक्त उसमें सालों साल लग जाए और रद्द करने पड़ते रहे आपको परीक्षाएं। इस देश का कानून कहता है किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, चाहे देर हो जाए। इन लड़कों को नौकरियां मिलेंगी, लेकिन इनके मेरिट के आधार पर मिलेंगी। तो युवाओं इंतजार करो, नौकरियां मिलेंगी, मेरिट के आधार पर मिलेंगी, लेकिन पहले धांधली घपलियां जो दूर होती थी उसको दूर करके मिलेंगे। एक मिनट आ रही हूँ। परिवारवाद अच्छा, इसी में इंक्लूड। और जैसा कि आप लोग समझते हैं, इस देश के यह किसी तरह संभव ही नहीं है कि हर एक व्यक्ति को, जब यहाँ पर मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, जब इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं, जब एयरपोर्ट्स खुल रहे हैं, तो वहाँ पे इंजीनियरों को नौकरियां मिलेंगी। ये जो स्टैच्यूज बन रहे हैं, जो पुल बन रहे हैं, वहाँ पे रोजगार किसको दिया जा रहा है? वहाँ पे रोजगार करने वाले यही तो लोग हैं। ठीक है सर, ठीक है। आपके लिए सवाल नीचे से आया था सर, परिवारवाद का। आपके लिए सवाल नीचे से आया था, वो टोटी चोर वाला। मैं उस पर भी जवाब दूंगा। पहले मैं जो रोजगार की बात हो रही है उस पर अपनी बात रखना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि नौकरियां मिलेंगी और जरूर मिलेंगी, हम भी वादा कर रहे हैं कि जरूर मिलेंगी, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तब नौकरियां मिलेंगी। आपके टाइम में बेरोजगारी 5 गुना बढ़ी है। सीएमआई की रिपोर्ट है, सीएमआई की रिपोर्ट जो है, मैं थोड़ा ऊपर, सीएमआई की रिपोर्ट जो है उसको आप पढ़िए, करंट की रिपोर्ट है। 2017 के बाद से 5 गुना बेरोजगारी बढ़ी है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो रोजगार देने में आप अक्षम रहे हैं, इसलिए आपको सरकार। ठीक है, आपने इनको जवाब दे दिया। एक सेकंड सर, एक सेकंड। अब सवाल जो आपसे था सर परिवारवाद को लेकर, और वो टोटी चोर वहां से कह रहे थे सर। वो देखिए, सबसे पहले आपने कहा था कि कोई अध्यक्ष यादव के अलावा और कोई बन सकता है। मैं बरेली का उदाहरण देना चाहता हूं कि बरेली के अंदर अभी इस समय धर्मेंद्र हमारे शिवचरण कश्यप जी इस समय जिलाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के। मतलब क्या चाह रहे हैं आप, समाजवादी पार्टी में जिला अध्यक्ष भी सब उसी परिवार से बने क्या? नहीं, आप लोगों ने कहा ना कि यादव के अलावा आप सर वो तो अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, वो तो पार्टी के अध्यक्ष की बात कर रहे थे सर। ऐसे तो मत घुमाइए सर। बताना चाहूंगा। नहीं, एक मिनट। बरेली के लोगों, आप लोगों के नेताओं की बातें सुनकर मैं कंफ्यूज हूँ। मतलब बरेली में बर्फी मशहूर है ना, या जलेबी मशहूर है? बरेली की बर्फी या जलेबी? अच्छा चलिए, ठीक है सर। डॉक्टर साहब, एक और सवाल था आपके लिए कि भाई उन्नाव की हाथरस की बेटी रात में ऐसे कैसे उसका दाह संस्कार कर दिया गया?
हम लोग किसी भी मृतक का सम्मान करना जानते हैं और किसी भी शव को जो बहुत बुरी तरह से खराब हो गया हो उसको हमें मालूम होता है कि कितनी जल्दी किसी व्यक्ति बजाय सर ऐसे तो डिफेंड मत कीजिए। अब तो ये समझिए आप कि किस तरीके से उस पूरे मामले पर इतनी सियासत हुई थी और फटकार भी लगी और खुद आप लोगों ने पुलिस वालों पर भी कार्रवाई की थी उस पूरे मामले में। यही मैं बताने वाला हूं कि अगर कहीं भी कोई गलत होगा तो सिर्फ जो अगली बार ये तो मानिए ना कि गलत हुआ, ये तो मानिए ना गलत हुआ, उस बेटी के साथ तो गलत हुआ, उस बेटी के परिवार के साथ तो गलत हुआ। और उन सबको जिसके साथ भी गलत होगा उसको सिर्फ और सिर्फ उसके अपराध की सजा देने के लिए आदरणीय मोदी, आदरणीय योगी जी यहाँ बैठे और वही अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो अगर कहीं अपराध की सजा तो अदालतें देती हैं, ये आप नई परिपाटी बता रहे हैं कि अपराध की सजा देने के लिए मोदी और योगी बैठे हुए हैं। सर मोदी और योगी नहीं, अपराध की सजा देने के लिए तो देश में अदालतें हैं सर। लेकिन जब तक वो मामले अदालत से पहले जब हमारी सरकार के पास होते हैं, जब पुलिस ये जो आरोप लगाया वो पुलिस के पास था और पुलिस का काम था, वो सरकार का और सत्ता का काम है कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा, किसी के शव का अपमान नहीं होगा और जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां खराब ना हो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ और सवाल हैं? हाथ उठा लीजिए, हाथ आराम से अपनी जगह पर रहिए, जो अपनी जगह पर होगा उसी के पास आऊंगी, अपनी जगह पर फिर आऊंगी। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, सवाल पूछिए सवाल। मेरा इनसे सवाल है कि 5 साल में 16 एग्जाम हुए, 16 के 16 पर्चे लीक हुए और इनने रोजगार दिया है किसान के बेटों को आवारा पशुओं को रात में रखाने का। अच्छा ठीक है, बैठिए, अपनी जगह पर बैठकर हाथ उठाइए, अपनी जगह पर बैठकर हाथ उठाएंगे, उन्हीं के पास आऊंगी। मैं इमरान अंसारी छात्र हूँ, मेरा सवाल परमिंदर महेश्वरी जी से भाजपा से है। ये अखबार है, कोई मेरे घर का सवाल नहीं है। हालात ये है, बरली से चंद दूरी पर आप लोग जाएंगे, करगैना रोड पे सुभाष नगर। सवाल पूछिए। नहीं सवाल ये गड्ढों में हम लोग गिर रहे हैं तो बात हो चुकी है, गड्ढों की बात हो चुकी है, जल्दी। मैडम मेरा सभा से है, अभी अखिलेश सर ने ये कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो बुलडोजर का जो स्टीयरिंग है वो दूसरी तरफ घूम जाएगा। क्या दूसरी तरफ? क्या अभी तक जो बुलडोजर का स्टीयरिंग घूमा है? किसने कहा? अखिलेश जी ने। कब कहा? अभी स्टेटमेंट उनका पिछले कुछ तो में हमने नहीं सुना, तो इसलिए हम ये सवाल ले नहीं पाएंगे। आराम से अपनी जगह पर बैठिए, अपनी जगह पर बैठिए। आइए मैम, आइए, आगे आइए, आगे आइए। किससे सवाल है आपका? मेरा बीजेपी से सरकार से ये सवाल है कि जो लखीमपुर कांड में किसानों की जो शहादत हुई, इन्होंने जो टेनी के बेटे को जो जमानत मिल गई है और जिन्होंने यूनिवर्सिटियां बनवाई, जिन्होंने स्कूल कॉलेजेस बनवाए, उनको मुर्गी चोर, बकरी चोर, अंडा चोर में जेल में बंद कर दिया गया। अच्छा, मतलब आप आजम खान वर्सेस टेनी वाला मामला उठा रही हैं। अच्छा, सुन लिया ना सवाल, आराम से। आप सवाल पूछ चुके हैं, जिसने सवाल नहीं पूछा उससे पूछूंगी। मैडम मैं एक शिक्षक हूँ और मैडम मेरा सवाल बीजेपी के डॉक्टर साहब से है कि अगर जैसे अखिलेश भैया ये कह रहे हैं कि अगर उनकी गवर्नमेंट आती है तो वो पुरानी पेंशन देंगे। अखिलेश भैया पार्टी के कार्यकर्ता हैं क्या? नाम तो बता दीजिए। अगर ये मैं डॉक्टर साहब से सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर बीजेपी अगर गवर्नमेंट आती है तो क्या पुरानी पेंशन वो लागू करेगी इस संबंध? ठीक है, आप पूछ चुके हैं सर, आप पूछ चुके हैं। हाँ, थोड़ा पीछे वालों को भी, भाई बैक बेंचर्स जो इतने संयम से खड़े हैं उनकी भी बारी आएगी। सर जी, पूरे सम्मान के साथ आपके पास आ चुकी हूँ, आपके पास भी आ चुकी हूँ, इनकी बारी है। मैडम हर 5 साल के बाद मुद्दों को भटका दिया जाता है और जो हमारे देश में हजारों साल से हिंदू मुस्लिम प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, उनको हमेशा प्यार मोहब्बत से, कोई किसी धर्म पे कभी कोई संकट नहीं था, ना कभी कोई धर्म संकट में रहेगा। सबसे बड़ी चीज है, बहुत बढ़िया बात है भाई, ये बहुत बढ़िया बात है। ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान, खूबसूरती हिंदुस्तान की, सब सुरक्षित है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। तालियां हो जाए सर इतनी अच्छी बात पर, बढ़िया है सर। मैडम हम लोग हमेशा प्यार से रहे और प्यार से ही रहेंगे। सवाल कुछ है? मगर मेन चीज ये है कि हमें महंगाई, बेरोजगारी और जो व्यापार सब खत्म होते जा रहे हैं, उनके ऊपर सारे जो है ये इलेक्शन होने चाहिए, ना कि मुद्दों पर। ठीक है ठीक है, भावनात्मक मुद्दों पर नहीं, असल मुद्दों पर ये चुनाव होने चाहिए। सवाल बहुत हो गए, जल्दी से जवाब तो ले लेना सर, जल्दी से जवाब। देखिए, मैंने जहां आपको मैं अभी आपसे यही कह रहा था, जो रोजगार की बात आ रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, कितनी अच्छी बात है कि गलत नंबरों के आधार पर लोगों को नौकरियां नहीं दी जा रही। उन्होंने गिनती बता दी कि भाई भर्ती नहीं हो पा रही है, पेपर लीक पे लीक, लीक पे लीक। अब जो युवा है सर, उसकी तो उम्र निकलती चली जाएगी ना, वो कब तक इंतजार करता रहे सर? वही उसके बाद मैंने आपको बताया कि आज जिस देश में 2014 से पहले सिर्फ 4 किलोमीटर प्रति दिन हाईवेज बनते थे, आज वो हाईवेज 40 किलोमीटर प्रतिदिन है, जहां इंजीनियर्स उनको बना रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश आज एक एक्सप्रेस प्रदेश बन चुका है। एक्सप्रेस प्रदेश बन गया है, यहाँ तो विकास ने रफ्तार पकड़ लिया। नेताजी की बात आपने सुन ली है? जल्दी से मैं परमेन जी से ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि पर्चे लीक हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, सरकार को स्वतः संज्ञान लेकर। चलिए, अब तो चुनाव हो रहे हैं, आप क्या इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? बरेली के लोगों, जरा जोरदार तालियां अपने नेताओं के
के लिए और चलते चलते सभी के लिए सिर्फ एक शेर है आप लोगों की पेशे खिदमत है, गौर फरमाइए, क्योंकि साहब ये वसीम बरेली साहब का शहर है। वो झूठ बोल रहा था सलीके से, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। मैं एतबार न करता तो आखिर क्या करता, मैं एतबार न करता तो क्या करता। एनर्जी बहुत हाई है साहब, ऊर्जा बहुत हाई है और मुद्दे बहुत हैं। उस तरफ से कहा जा रहा है पुरानी महंगाई रोजगार का मुद्दा है, रोजगार बिल्कुल भी नहीं है। रोजगार चिकित्सा पुरानी पेंशन। एक सेकंड, अब जवाब सुनिए। रोजगार को लेकर सर आप खुद देख रहे हैं कितनी बेचैनी है यहाँ पर युवा वर्ग में, क्यों है ये? मैं आपसे, जिन लोगों ने भी ये बात की है, ये आपकी नाकामी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जितने सर युवा जो है वो बेचैन है रोजगार को लेकर, वो रोजगार की मांग कर रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि 8वीं बार इसी जगह से सांसद आप संतोष गंगवार को भेजते हैं। 1985 से इस सीट से विधायक बीजेपी का है। रोजगार को लेकर ऐसी हाय तौबा क्यों है बरेली में? मैं सवाल इनसे पूछता हूं कि ये लोग बार 8 बार सांसद एक ही आदमी को चुन के क्यों भेजते हैं? कुछ तो वो अच्छा कर रहे होंगे, हर बार ये लोग उसे चुन के क्यों भेजते हैं? क्यों ये लोग बार 6 बार एक ही विधायक को चुनते हैं? क्योंकि उसने कुछ तो किया होगा। आखिरकार हमें अगर कोई आदमी काम नहीं करेगा उसे हटा देना चाहिए। कैसे हमारे देश, हमारे शहर की जनता बार उसी आदमी को इसीलिए केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटा दिया क्या संतोष गंगवार जी को? क्या इसीलिए केंद्रीय मंत्रिमंडल से संतोष गंगवार जी को हटा दिया गया? नहीं, उन्होंने जितने पोर्टफोलियो संभाले हैं उतने पोर्टफोलियो तो आज तक किसी ने देश में गिनती के लोग हैं जो 8 बार सांसद। ये लोगों के मन के सवाल हैं जो मैं यहाँ पर रख रही हूँ। आराम से चिल्लाना नहीं है सर, सवाल पूछिए, सवाल। मेरा कहना यह है कि कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, सुरक्षा बहुत बढ़िया मिली है, और अगर सुरक्षा और कानून व्यवस्था है तो रोजगार तो भविष्य में फिर भी पैदा हो जाएगा अगर ठीक है। यहाँ इस चुनावी माहौल में मतलब नेता तो बयानबाजी करते हैं, नेता तो जमकर बोलते हैं, लेकिन जनता में भी वो नेता वाले कीटाणु आ जाते हैं। इसीलिए मैं अपील कितनी भी करूं कि साहब सवाल छोटे रखिए, लेकिन भाषणबाजी शुरू हो जाती है। खैर, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।